मैं डॉक्टर निधि माथुर, राजकीय कन्या महाविद्यालय बहरोड, सह आचार्य गृह विज्ञान, आज आपको विकासात्मक क्रियाओं के बारे में समझाऊंगी। आपको पता ही है कि विकास एक लंबी व लगातार अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है। व्यक्ति का विकास अनेक चरणों में होता है। अलग अलग आयु के हिसाब से अलग अलग अवस्थाएं होती हैं। हर्लॉग के अनुसार पहली अवस्था है गर्भावस्था, जो कि गर्भाधान से जन्म तक होती है। दूसरी है शैशवावस्था, जन्म से 2 सप्ताह तक। फिर बचपनावस्था 3 सप्ताह से 2 वर्ष तक। फिर बाल्यावस्था, उसमें भी पूर्व बाल्यावस्था 3 वर्ष से 6 वर्ष तक। फिर है उत्तर बाल्यावस्था 7वें वर्ष से 12 वर्ष तक। तत्पश्चात वयसंधि काल 11-12 वर्ष से 13-14 वर्ष तक। फिर है किशोरावस्था, किशोरावस्था में पूर्व किशोरावस्था 13 से 17 वर्ष तक। उत्तर किशोरावस्था 18 से 21 वर्ष तक। फिर है प्रौढ़ावस्था 21 से 40 वर्ष तक। मध्यावस्था 41 से 60 वर्ष तक। और अंत में 60 वर्ष के बाद वृद्धावस्था। अर्थात गर्भावस्था से वृद्धावस्था तक अवस्थाओं में विभिन्न अवस्थाओं से गुजरकर मानव का विकास होता है। यानी 0 से चालू कर हम धीरे शून्य या कह लीजिए शून्य से प्रारंभ कर प्राणी धीरे धीरे विकास की अवस्थाओं को पार करते करते वृद्धावस्था को प्राप्त करता है। जैसे जैसे हम विकसित होते हैं वैसे वैसे हम नई क्रियाओं और नए व्यवहारों का प्रदर्शन करते हैं। अर्थात हम कुछ नया नया करते रहते हैं और ये नई क्रियाएं और व्यवहार उस अवस्था विशेष के विकासात्मक कार्य कहलाते हैं। अतः विकासात्मक कार्यों का मतलब उन क्रियाओं से है जो मनुष्य के जीवन की निश्चित अवस्था में ही उत्पन्न होती है। निश्चित अवस्था से पूर्व या बाद में नहीं होते, और यदि होते भी हैं तो उनकी तीव्रता कम होती है। फॉर एग्जाम्पल, एक विशेष अवस्था में ही शिशु बोलना सीखता है, एक विशेष आयु में ही वो चलना सीखता है, भागना सीखता है, खड़ा होना सीखता है। प्रत्येक प्राणी अपने विकास के क्रम में कुछ कुछ क्रियाओं को तो शारीरिक परिपक्वता के कारण ही स्वतः ही करता है, जैसे बैठना हुआ, उसका खड़ा होना हुआ, चलना हुआ। किंतु कुछ क्रियाएं सामाजिक एवं सांस्कृतिक प्रभावों के फलस्वरूप उत्पन्न होती है। प्राणी जिस समाज में या जिस संस्कृति में रहता है उसका प्रभाव उसके व्यवहार से हम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से देख लेते हैं। समाज व संस्कृति के अनुरूप ही अपने व्यवहार को परिवर्तित करता है, और जिसके कारण सामाजिक समायोजन अच्छा होता है व्यक्ति का। अर्थात विकास क्रम के कुछ कार्य जो हैं वो सामाजिक और सांस्कृतिक देन है। हैविंगहर्स्ट की परिभाषा के अनुसार विकासात्मक कार्य वे कार्य हैं जो किसी प्राणी के जीवन की निश्चित आयु पर ही प्रकट होते हैं। इन क्रियाओं की सफलतापूर्वक प्राप्ति से प्रसन्नता होती है तथा विकास की अगली अवस्था के कार्यों को सीखने में सफलता मिलती है। क्या मतलब हुआ इसका कि जो विकासात्मक कार्य एक आयु के लिए निश्चित हैं, एक अवस्था के लिए निश्चित हैं, जब हम उनको सीख लेते हैं, वो कार्य हम कर लेते हैं, हमें वो कार्य आ जाते हैं, तो हमें बहुत खुशी मिलती है, प्रसन्नता मिलती है, और आगे की अवस्थाओं के लिए ये कार्य हमारे लिए एक प्लेटफॉर्म की तरह, फाउंडेशन की तरह, हमारे नींव की तरह कार्य करते हैं। यानी अगले जो कार्य हैं, अगली अवस्था के जो भी कार्य हैं, वो इन्हीं कार्यों पर निर्भर करेंगे। यानी ये स्पष्ट है कि विकासात्मक कार्य मनुष्य के विकास क्रम की प्रत्येक अवस्था में अलग अलग होते हैं। प्रत्येक अवस्था के विकासात्मक कार्य आगे की अवस्था के विकासात्मक कार्यों का आधार होते हैं। विकास क्रम की प्रत्येक अवस्था में यदि मनुष्य को इन कार्यों की उत्पत्ति होती है तो उस अवस्था का विकास अच्छा होता है, और अगली अवस्था के विकास के लिए भी एक अच्छा आधार तैयार हो जाता है। जैसे यदि कोई बालक 7-8 माह की आयु में अगर बैठना नहीं सीख पाता है
तो उसको खड़े होने में, चलने, इन सब क्रियाओं में समय लगता है। अतः विकास की प्रत्येक अवस्था में विकासात्मक कार्यों का महत्व है, क्योंकि इन्हीं के द्वारा बालक विकास क्रम की प्रत्येक आगे की अवस्था में विकास की ओर अग्रसर होता है और सामाजिक समायोजन स्थापित करता है। अब ये विकासात्मक कार्य कहाँ से आते हैं, कैसे उत्पन्न होते हैं? कि इनके विकासात्मक कार्य की उत्पत्ति वैसे तो एक प्राकृतिक और स्वाभाविक क्रिया है कि हर अवस्था में स्वतः ही ये आती है, लेकिन फिर भी इसकी उत्पत्ति के कुछ कारण हैं। पहला है शारीरिक परिपक्वता। विकासात्मक कार्यों की उत्पत्ति प्रमुख रूप से शारीरिक परिपक्वता के कारण ही होती है। जैसे जैसे मनुष्य शारीरिक परिपक्वता को प्राप्त करता है, वैसे वैसे उसकी विकासात्मकता में अलग अलग प्रकार के व्यवहार और क्रिया उत्पन्न होने लगती है। जैसे बैठता है, खड़ा होता है, चलता है, दौड़ता है, भागता है, नए नए व्यायाम करने लगता है। ये सभी क्रियाएं एक ही क्रिया की विभिन्न रिफाइंड या कह लो परिष्कृत रूप है, जो कि पैरों की मांसपेशियों की परिपक्वता से धीरे धीरे परिवर्तित होती हैं। यानी शरीर के विभिन्न अंग की परिपक्वता विभिन्न विकासात्मक क्रियाओं को उत्पन्न कर रही है। यहाँ हमने उदाहरण लिया फिजिकल शारीरिक विकास में उठना, चलना, बैठना, भागना, दौड़ना का। तो ये सब किस पर निर्भर करेगा? जितनी जल्दी, जितने समय में उसका शरीर या उसकी मांसपेशियाँ स्वस्थ होकर परिपक्व होंगी, उतनी जल्दी वो ये क्रियाएं करना सीखेगा। दूसरा उत्पत्ति का कारण है प्राणी की आवश्यकताएं। कुछ विकासात्मक कार्य व्यक्ति की विभिन्न आवश्यकताओं के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं। जैसे नवजात शिशु को भूख लगती है तो रोने लगता है, यह उसकी जैविक आवश्यकता है। उसको भोजन चाहिए, इसलिए वो रोने लगता है। इसी तरह से कोई पढ़ना, लिखना, सीखना, ये सारी आवश्यकताएं, ये सारी आदतें हमारी सामाजिक आवश्यकता हैं। इस कारण से हम ये सारे जो कार्य हैं ये करते हैं। तो जैविक रूप से या कोई सामाजिक या कोई सांस्कृतिक आवश्यकताएं जो हमारी होती हैं, उसके अनुसार हम विकासात्मक कार्य करते हैं। फिर है कि प्राणी के मूल्य और आकांक्षाएं भी हमारे विकासात्मक कार्य को प्रभावित करती हैं या उसको उत्पन्न करती हैं। जैसे नैतिक और सामाजिक मूल्य या लक्ष्य हमको मिलते हैं, उसके अनुसार हम व्यवहार करने लगते हैं। जैसे किशोरावस्था में बालक और बालिकाएं एक दूसरे के साथ स्वतंत्रतापूर्वक व्यवहार नहीं करते। हमारे यहाँ पे भारतवर्ष में अधिकांशतः एक सीमाएं बांधी गई है कि किशोरावस्था में बालक इस तरह से बिहेव करना चाहिए, बालिकाएं इस प्रकार से बिहेव करनी चाहिए। ये हमारे समाज के द्वारा हमसे अपेक्षाएं हैं। तो इस आयु में ये जो लिंग विभिन्नता है, उसके अनुरूप हम मर्यादित व्यवहार करते हैं। तो ये हमारा सामाजिक या हमारे सामाजिक आकांक्षा है या सामाजिक मूल्य है। या इसको एक और एग्जाम्पल से मैं आपको बताती हूँ कि किशोरावस्था में बालक आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं। इस हेतु वे किसी क्षेत्र में अपने रोजगार का अवसर तलाशते हैं या पढ़ाई लिखाई में अधिक मेहनत कर अच्छी नौकरी पाने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। यानी उनका लक्ष्य, आकांक्षा क्या है? आत्मनिर्भर होना, और उसके अनुसार फिर वो ये सारी चीज़ें सीखते हैं। इस प्रकार अलग अलग अवस्थाओं में अलग अलग विकासात्मक कार्य सफलतापूर्वक किए जाते हैं। अगर ये सफलतापूर्वक नहीं करते हैं तो आगामी विकास जो है हमारा, वो क्रम बिगड़ जाता है। अगर समय पे बच्चे ने बैठना नहीं सीखा, या समय पे बच्चे ने घुटने चलना नहीं सीखा, या समय पे बच्चे ने खड़ा होना नहीं सीखा, तो उसके आगे की प्रक्रिया हैं, जैसे चलना हुआ, भागना हुआ, दौड़ना हुआ, वो प्रभावित होगी, उसमें ज़्यादा समय लगेगा। अब बात आती है कि विकासात्मक क्रियाओं का महत्व क्या है, क्या ज़रूरत है, इससे हमें क्या फ़ायदा होता है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ तो यही है कि जब हम विकासात्मक कार्य अगर हम समझ जाएंगे तो विकास के अध्ययन में हमारे बहुत सहायता होगी। किसी भी अवस्था के विकासात्मक कार्यों के द्वारा ही उस आयु विकास के क्रम को निश्चित दिशा निर्देश
प्राप्त होते हैं, है ना। दूसरा है कि विकास, जो आगामी विकास है उसमें ये विकासात्मक कार्य को पढ़ने से हमें मदद मिलती है। एक अवस्था के विकासात्मक कार्य क्योंकि दूसरी अवस्था के विकासात्मक कार्यों में सहायक हैं। यदि वर्तमान में विकासात्मक कार्य आयु के अनुसार नहीं होते तो आगामी अवस्था में भी विलंब होता है। अतः प्रत्येक अवस्था के विकासात्मक कार्य आगामी अवस्था के विकास के सूचक हैं। जो कहते हैं ना, पूत के पांव पालने में दिखाई दे जाते हैं हमें, यानी पहले अगर विकास अच्छा होगा तो आगामी विकास भी बहुत अच्छा होगा। फिर ये विकासात्मक कार्य है वो माता पिता को को निर्देशन में भी मदद करते हैं। अगर हमें पहले से ही पता होगा कि इस आयु में बालक ये कर सकता है या इस आयु की ये विशेषताएं होंगी, उस समय उसके ये कार्य होंगे, तो हमको उसको सिखाने में, सुविधा प्राप्त करवाने में बहुत आसानी रहेगी। अभिभावक द्वारा दी गई साधन और सुविधा ही बालक सीखता है और वही उससे अपेक्षा की जाती है। अतः माता पिता को भी पता रहेगा कि किसी विशेष आयु में किस तरह का व्यवहार अपेक्षित है। फिर समायोजन में भी सहायक होंगे ये विकासात्मक कार्य। विकासात्मक कार्य से में प्रत्येक प्राणी को नई स्थिति के साथ समायोजन करना पड़ता है। जो व्यक्ति प्रत्येक स्थिति में स्वयं को आसानी से समायोजित कर लेता है तो उसका विकास सुचारू रूप से चलता है, और जो सहायक नहीं कर पाता उनका समायोजन आसानी से नहीं हो पाता है। हम जब इतनी बात कर रहे हैं तो यहाँ ये भी जानना जरूरी है कि विकासात्मक कार्य में बाधाएं भी बहुत आती हैं। कैसे? पहली बाधा का कारण क्या है? शारीरिक दोष या शारीरिक परिपक्वता की प्राप्ति नहीं होना। अगर कोई कमज़ोर बालक है, न्यूट्रिशन की कमी हो गई, उसको पोषण सही नहीं मिला, या उसको जो माता पिता का जो निर्देशन है वो प्राप्त नहीं हो रहा, या समाज का कुछ नहीं मिल रहा, तो उस स्थिति में उसका परिपक्व होने में दिक्कत होती है और उसके कारण से वो उस आयु विशेष के विकासात्मक कार्य समय से नहीं कर पाता। जैसे अगर कोई बालक है, उसको शारीरिक रूप से उसका मस्तिष्क नहीं बढ़ पा रहा, तो उसको जितनी भी मेंटल ब्लॉक्स हैं वो उसके अंदर आ जाएंगे। उसको पढ़ने, लिखने, चिंतन, मनन, इन सारी क्रियाओं करने में बहुत अधिक समय लगेगा और इससे उसके बाकी के सारे विकास भी प्रभावित होंगे। ठीक है। या अगर इसको हम सिंपल एग्जांपल में समझें तो अगर हमारी मांसपेशियां नहीं परिपक्व हो रही, अगर बच्चे की अगर मांसपेशियां, किसी बालक की मांसपेशियां समय पे परिपक्व नहीं हो रही, तो वो कोई भी शारीरिक कार्य समय पे नहीं कर पाएगा, और समय पे नहीं कर पाएगा तो उससे आगे की जो विकास अवस्थाएं हैं वो भी प्रभावित होंगी और वो आगे के कार्य करने में भी उसको असुविधा होगी। दूसरी बाधा होती है कि विकासात्मक कार्य के लिए कई बार उपयुक्त अवसर ही प्राप्त नहीं होता। आपने देखा होगा कई घरों में छोटे शिशु होते हैं, एक इकलौता बच्चा होता है, उसको इतना लाड़ प्यार से पाला जाता है कि उसको कुछ स्वयं करने ही नहीं दिया जाता, यहाँ तक कि कई बार बोलने तक नहीं दिया जाता। वो कुछ मांगने लगता है उससे पहले ही, वो कुछ हाथ उसने बढ़ाया नहीं और माता बोलने लग जाती है, तुझे दूध चाहिए, तुझे पानी चाहिए, कोई क्या बोलेगा, तो उसकी आवश्यकता है बिना बोले ही पूरी हो रही है, तो वो शब्द नहीं सीख पाएगा, उसका भाषा का विकास पीछे हो जाएगा, क्योंकि जब तक वो खुद स्वयं नहीं बोलेगा उस आयु में, तब तक वो उसका विकास आगे नहीं बढ़ेगा। इसी तरह से अगर एक छोटा शिशु है जो कि एक एकाकी परिवार में रह रहा है, न्यूक्लियर परिवार में रह रहा है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग नहीं हैं, तो उसका सामाजिक विकास समूह में बैठने वाला नहीं होगा। उसको ज़्यादा लोगों के साथ इकट्ठा होना, उठना, बैठना, बोलना, उसके पर्याप्त अवसर नहीं मिल पाएंगे, तो उसका सामाजिक विकास उतना प्रभावी नहीं हो पाएगा। अर्थात उपयुक्त अवसर प्राप्त न होने पर भी विकासात्मक कार्य है उसमें बाधा उत्पन्न होगी। और फिर एक बाधा और है शिक्षण और अभिप्रेरणा का अभाव। सारे कार्य जो हैं, सारी भूमिकाएं अपने आप नहीं कर सकता वो बालक, उसको सिखाना पड़ेगा।
जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक छोटा शिशु है, उसको समय पर मल मूत्र नियंत्रण की शिक्षा दी जानी है, लेकिन अगर माता पिता ने उसको वो शिक्षण नहीं दिया तो वह अधिक आयु तक भी मल मूत्र त्याग करने की क्रिया पर नियंत्रण नहीं प्राप्त करेगा। अर्थात शिक्षण और अभिप्रेरणा के अभाव में भी विकासात्मक कार्य में बाधा आती है।